हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मरुद्रा जी के क्लासेज में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम कक्षा 12 के भूगोल विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ हमने इसके अंदर जान लिया है और बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। तो वो बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और हर कॉन्सेप्ट को तल्लीनता से मन लगाकर पढ़ते रहिए। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो मेरे से शेयर कीजिए, मैं उसका आपको हल करूंगा बेटा, ठीक है। तो जैसा ही आप सबको पता है, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो चल रहा है विश्व की प्रमुख जनजातियां, द मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर हमने विश्व की 2 प्रमुख जनजाति और एक भारत के संदर्भ में जनजाति का अध्ययन कर लिया है। एक बुशमैन पढ़ ली, एक एस्किमो पढ़ ली और एक भील जनजाति हमने बहुत ही शानदार और बढ़िया तरीके से उसको हमने क्लियर कर लिया है। और साथ ही मैंने बीच के अंदर है जो आपके जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी चैप्टर फर्स्ट के या चैप्टर सेकंड जहां तक हमने पढ़ लिया है, उसके जितने भी क्वेश्चन थे आगामी परीक्षाओं में जो बार बार परीक्षाओं के अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन प्लस आंसर मैंने आपको हल करवाए बेटा, ठीक है। और वो क्लासें आपने देखी होगी, आपको बहुत ही मजा आया होगा। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार से हमारे को कमेंट करते रहिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छा कंटेंट लेके उपस्थित हो सकूं, ठीक है। और मुझे इसके बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ में कितनी मेहनत है जो मैं कर रहा हूं, ताकि आप मेरे से जुड़ के अपना भविष्य के है जो उसको आगे बढ़ा सके, ठीक है बेटा। तो जितनी जो क्लासें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर संबंधित दी है, स्लाइड के माध्यम से समझाइए, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप लोग नोटबुक में नोट कीजिए, उसके आंसर नोट कीजिए, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको पढ़िए। और उसकी जो लिखने की बात, कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आप इसकी पीडीएफ देखिए, मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको पीडीएफ नहीं दे सकता। जैसे ही अपने ये कंटेंट है, जैसे भी अपने ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपका एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम में आपको प्रयास करूंगा कि सारे जितने भी क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूं। लेकिन फिर भी आप है जो इनको बढ़िया तरीके से लिखिए और आंसर समझिए, क्योंकि जितना आप अपने हाथ से खुद लिखेंगे आपको उतना ही गहरा और लंबे समय तक याद रहेगा बेटा। समझ में आ गया? तो ठीक है। हमारा अब जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर एक है जो बिंदु, एक टॉपिक हमारा शेष रह गया था और वो है गौंड जनजाति, ठीक है। अब गौंड जनजाति का जो टॉपिक रह गया था वो और उससे संबंधित जो प्रश्न है, भाई मैंने सेकंड चैप्टर के एक पार्ट फर्स्ट है जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए, तो जो पार्ट 2 है उसमें गौंड जनजाति से जो क्वेश्चन आंसर है वो शेष रह गए, मतलब कि 2 से 3 क्लास हमारी शेष रह गई है। प्रयास करूंगा कि गौंड जनजाति आज पूरी हो जाए। अगर आज नहीं होती है तो आगामी क्लास के अंदर श्योर है कि ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न और बनते हैं वो पूरा करवा के हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा? तो देखिए, आप इसको बढ़िया तरीके से समझिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं जल्दी रोज है जो आपके लिए क्लास लेकर उपस्थित हो सकूं, ठीक है। तो समय को नहीं गवाते हुए आगे बढ़ते हैं हम। आज चलते हैं गौंड जनजाति की ओर। तो देखिए, बात करते हैं हम गौंड जनजाति। गौंड जनजाति, ठीक है भाई। गौंड जनजाति की बात कर रहे हैं हम यहां। तो सबसे पहले गौंड जनजाति के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गौंड जनजाति के बारे में विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गौंड। क्लियर हो गया? ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। क्लियर है भाई? अच्छा, अगली बात करें तो जो गौंड शब्द है, अब भारत की बात करें थोड़ी देर के लिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, लेकिन भारत में जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो जनजाति रहती है वो गौंड कहती है, उसको गौंड कहते हैं। देखिए, अब प्रायद्वीप क्या है?
प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है, वह स्थलीय भाग, समझिए मेरी बात को, प्रायद्वीपीय भाग किसे कहते हैं? वह स्थलीय भाग जो तीनों ओर से किससे गिरा हो बेटा? जल से गिरा हो। वह स्थलीय भाग जो तीनों ओर से जल से गिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो देखिए इधर क्या है? अरब सागर, नीचे क्या है? हिंद महासागर, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो तीन तरफ से किससे गिरा हुआ बेटा? जल से गिरा हुआ। तो ये जो भारत का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। क्या है? प्रायद्वीपीय। तो इस प्रायद्वीपीय भाग में जो जनजाति निवास करती है, ये मैंने जो ये बना रखा है, ये गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। अभी समझाऊंगा, जब हम निवास क्षेत्र की बात करेंगे तब मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है उसे क्या कहते हैं? गोंड। भारत के संदर्भ में बता रहा हूं, तो यहां पर आप लिख लेंगे कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में रहने वाली जनजाति को गोंड जनजाति कहते हैं। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में रहने वाली जनजाति को गोंड जनजाति कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? गोंड की। तो देखिए ये जो गोंड शब्द है, कौन सा शब्द? गोंड। गोंड शब्द, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति हुई है खोंडा से। किससे हुई है? खोंडा से, न कि होंडा से। समझ में आ गया ना? कहीं आप समझ लो हीरो होंडा से हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। किससे हुई है? खोंडा से। और खोंडा का अर्थ है, दिख रहा है क्या? खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। यहां लिख देता हूं, आप अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं वैसे लिख लें। खोंडा का अर्थ होता है क्या? पहाड़ी। तो इससे क्या अर्थ लगा सकते हैं हम? इसे ये अर्थ लगा सकते हैं क्या कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में तो भील भी रहते थे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी लिखाया था, जो मैंने पिछली क्लास थी उसमें, कि पहाड़ी क्षेत्रों में या दुर्गम व पठारी क्षेत्रों में रहने वाली किन्हीं दो जनजातियों के नाम बताइए। तो आंसर क्या था? भील और गोंड। था कि नहीं था? तो सबसे पहले मैं आपको, जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया तभी से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जो भी जनजातियां हैं वो ऐसे प्रदेशों में रहती है बेटा जहां अपने जैसा आम आदमी नहीं रह सकता। क्लियर है ना मेरी बात? अपने जैसा आम आदमी नहीं रह सकता, तो या तो मरुस्थलों में, या बहुत ठंडे प्रदेशों में, बहुत गर्म प्रदेशों में, पहाड़ों में, पठारों में, जंगलों में। तो ठीक है ना? तो भील जनजाति है वो भी पहाड़ों में रहती थी, गोंड जनजाति है वो भी पहाड़ों में रहती है। भारत के संदर्भ में इससे आपने क्या तात्पर्य लगाया कि वह जनजाति जो प्रायद्वीपीय भाग में रहती है, और प्रायद्वीपीय भाग में भी कहां? पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, वो कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है बेटा। क्लियर? अब देखो, तो गोंड जनजाति की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? खोंडा शब्द से हुई है। और खोंडा शब्द का अर्थ क्या है? पहाड़ी है। ठीक है, अब पहाड़ी शब्द की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि ये जो गोंड जनजाति है ये पहले केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं थी, इसका क्षेत्र विस्तृत था, बड़ा था। बड़े क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती थी। मतलब ऐसा बताया गया है आपके सिलेबस में कि ये 4 क्षेत्रों पर शासित थी। 4 क्षेत्र ऐसे थे जिन पर ये क्या करती थी? राज करते थे, शासक थे, वहां के राजा थे, वहां शासन करते थे। ठीक है ना? तो देखो, तो यहां मैं बताऊं आपको, इसका यहां लिख देता हूं, यही लिख देता हूं कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य, 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य ये शासक थे। क्या थे भाई? शासक थे। कितने राज्यों पर, कितने क्षेत्रों पर? 4 क्षेत्रों पर क्या करते थे? शासन करते थे। कौन? गोंड जनजाति। कौन कौन से थे? पहला है, कौन कौन से थे? पहला है, देखो यहां इसको एक बार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दिख रहा होगा? ठीक है, तो 4 क्षेत्रों के अंदर ये शासित थे। पहला है गढ़मांडला, गढ़मांडला। दूसरा है देवगढ़,
देवगढ़, तीसरा है चांदा और चौथा है खेड़ला। खेड़ला भाई, कहीं खोड़ला कर लो, खेड़ला। तो ये 4 क्षेत्रों के अंदर शासित है। कब की बात करें हम? 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य की बात करें तब तक ही। ये केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थे, इनका क्षेत्र विस्तृत था, शासक थे। तो 4 क्षेत्रों में ये शासन करते थे। गढ़मांडला, याद रखेंगे आप, गढ़मांडला, दूसरा है देवगढ़, तीसरा है चांदा और चौथा है खेड़ला। क्लियर? लेकिन अब ये पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित क्यों हो गए? तो देखो, ये पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित इसलिए हो गए कि जब 1940 के आसपास जब मराठाओं के और अंग्रेजों के बीच प्रभुत्व के लिए, अपने अधिकार के लिए क्या हो रहा था, युद्ध चल रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी, तब ये क्या हो गए, हाशिए पर चले गए। हाशिए का मतलब ये धीरे धीरे क्या होते गए, पिछड़ते गए। क्या होते गए? पिछड़ते गए। इनको आगे बढ़ने का, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का अवसर नहीं मिला। ये जहां थे उससे भी क्या होते गए, पिछड़ते गए, और अपनी परंपरा और संस्कृति में धीरे धीरे क्या होते गए, पिछड़ते गए और पीछे की तरफ होते गए। मतलब कि ये अपने इस क्षेत्र को अधिक विस्तार नहीं दे सके, क्योंकि जो बड़े और जो मराठा थे, अंग्रेज थे, वो अपने प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे, तो इनका तो कोई चांस ही नहीं था। ठीक है ना? तो ये पिछड़ते गए और धीरे धीरे ये कहां तक सीमित हो गए, केवल पहाड़ों तक ही सीमित हो गए बेटा। अब इनका क्षेत्र कहां है? पहाड़ी क्षेत्र है। कहां निवास करते हैं ये? केवल पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अभी पहाड़ी क्षेत्रों में भी कहां निवास करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम अपने इनके निवास क्षेत्र की बात करेंगे तब। ठीक है? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि ये अपने आप को, कौन, गोंड जनजाति अपने आप को क्या कहती है? कोइटूर या कोल। मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। मैं बता देता हूं, वैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन जब मैं क्लास में कहूं आपको बार बार कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए, तो वहां भी आप नोट कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जिस चीज को हम ज्यादा गहराई से फोकस करके देखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है ना? तो देखिए, तो यहां इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए क्या कह रहा है ये ऐसे बता रहा है कि गोंड जनजाति, मोस्ट कर लेना, मोस्ट, गोंड जनजाति अपने आप को कोइटूर या कोल कहते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि गोंड जनजाति अपने आप को क्या कहती है, तो क्या कहती है बेटा? कोइटूर या कोल। ये देखिए, अपने आप को क्या कहते हैं? ये कोइटूर या कोल कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे है। अब हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। ये किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब इनके निवास क्षेत्र को लेके बढ़ते हैं कि इनका निवास क्षेत्र कहां है। तो मैं यहां लिख देता हूं, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। इनके अगर हम निवास क्षेत्र की बात करें तो देखिए वही भीलों की तरह राज्यों के आधार पर और भौतिक प्रदेश यानी पहाड़ियों के आधार पर इसको हम डिवाइडेशन करेंगे कि सबको पता है भाई पहाड़ियों में निवास करते हैं तो भौतिक प्रदेश में हम पहाड़ियां बता देते हैं, और राज्यों की बात करें तो राज्य। देखिए एक चीज समझिए कि इन चारों का निवास क्षेत्र आपको कंटेस्ट करना है। एस्किमो का, बुशमैन का, भील का और गोंड का, इन चारों में से किसी न किसी का निवास क्षेत्र संबंधित क्वेश्चन है, वो आपसे परीक्षा के अंदर श्योर है, बिल्कुल पूछा ही जाता है भाई। तो उसके अंदर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए, आपको तो केवल और केवल वही उनकी निवास क्षेत्र तो किसी भी स्थिति में याद होना चाहिए। ठीक है? इसको सरलीकरण के लिए मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, इसको 2 भागों में भी डिवाइड करके समझाता हूं, और फिर लास्ट के अंदर भाई इसके निवास क्षेत्र का जो भी आप किस प्रकार से एग्जाम में इसका आंसर लिख के आएंगे तो मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है? तो देखिए
मैं लिखता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, आराम से देखिए। तो सबसे पहले बात करें इसके निवास क्षेत्र की। ये देखिए निवास क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो निवास क्षेत्र में हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो बांट देते हैं किस आधार पर, राज्यों के आधार पर, ठीक है, और एक बांट देते हैं इनकी भौतिक स्थिति के आधार पर, राज्यों के आधार पर और भौतिक स्थिति के आधार पर, यानी भौतिक प्रदेश के आधार पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किन किन राज्यों में निवास करते हैं। जैसा कि आपको ये सामने मानचित्र दिख रहा है, इसको देख के आपको आभास हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ इसकी स्थिति दर्शाने वाला हूं। ये हमारा है देश, क्या, महान भारत, भारत है। इसमें मैंने कहा, ये जो देखिए यहां आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये मैंने जो भरा है, ये जो संकेत मैंने यहां दिया है, इस संकेत के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है, गोंड जनजाति। अब इसके अंदर कौन कौन से राज्य आ गए ये समझिए। तो इधर से ये क्या आ गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर उड़ीसा, फिर इधर तेलंगाना। आया कि नहीं आया? तो ये मतलब कि ये 5-6 राज्यों के अंदर क्या है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसके अंदर है। 5-6 राज्यों का सम्मिलित थोड़ा थोड़ा हिस्सा है जिसके अंदर गोंड जनजाति है जो निवास करती है। देखिए दोबारा से, महाराष्ट्र का हिस्सा आ गया, मध्य प्रदेश का आ गया, छत्तीसगढ़ का आ गया, झारखंड का आ गया, उड़ीसा का आ गया और यहां पर तेलंगाना का आ गया। तो ये राज्य हो गए। तो यहां लिख देता हूं मैं। पहला कौन सा आया, महाराष्ट्र, पहला आया महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा आया भाई, मध्य प्रदेश, तीसरा आया छत्तीसगढ़, चौथा आया आपके उड़ीसा, झारखंड, पांचवा उड़ीसा, छठा तेलंगाना। ठीक है, मैंने यहाँ झारखंड लिखा है, इसका मतलब झारखंड यहाँ नहीं है, या उड़ीसा लिखा है इसका मतलब यहाँ नहीं है। ये केवल यहाँ पर ये कहीं आपको नीचे लिखूं दिखाई नहीं दे, इस वजह से मैंने क्रमबद्ध तरीके से यही लिखा है। अभी रब कर दूंगा, ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए है कि राज्यों की बात करें तो गोंड जनजाति किन किन राज्यों में निवास करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जिनमें कौन सी जनजाति निवास करती है, गोंड जनजाति। क्लियर? और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का, क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये तो हो गई बात है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये पूरे, अब जैसे पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में तो भील भी थे, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरे उड़ीसा में नहीं है, इनमें भी कहाँ है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में है। किन में है, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो किन किन पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो भौतिक स्थिति के अनुसार हम देखते हैं। समझ में आ गया ना? तो देखिए, तो यहां मैं अगर आपको बताऊं तो भौतिक स्थिति के हिसाब से, तो सबसे पहले ये कौन सी पहाड़ियों में, सतपुड़ा पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में, सतपुड़ा पहाड़ियों में। अब सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है, मैंने आपको बताया था, सतपुड़ा पहाड़ी के लिए बताया था नहीं बताया था। सतपुड़ा पहाड़ियों के अंदर यहां मैंने ये कौन सी पहाड़ी दर्शाई थी, सतपुड़ा। आपने भील जनजाति पढ़ा था, भूल गए क्या? भील जनजाति के अंदर सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली, भील जनजाति का निवास करती थी सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रेणियों में। तो सतपुड़ा मैंने आपको बताई थी। तो ये तो हो गई कौन सी, सतपुड़ा। सतपुड़ा के अंदर कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति, भील भी है। समझ में आ गया ना? कॉमन कर लो दोनों का, भील भी है और गोंड भी है। तो सतपुड़ा, अब आप सतपुड़ा किन राज्यों में है, तो यहां लिख देंगे मध्य प्रदेश MP प्लस महाराष्ट्र MH। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कौन सी पहाड़ी, मेकाल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भाई, मेकाल पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी में, मेकाल पहाड़ी में। अब मेकाल पहाड़ी कहां है, मेकाल पहाड़ी कहां है, मेकाल पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ी से थोड़ा सा जब आगे आप यू बढ़ेंगे, आप आगे कहां, छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां, छत्तीसगढ़ में। तो कौन सी पहाड़ी है, मेकाल पहाड़ी। तो यहां लिख लेंगे छत्तीसगढ़। मेकाल पहाड़ी कहां है,
छत्तीसगढ़ में, सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ में। देखिए वही क्षेत्र जो मैं मानचित्र में मैंने प्रदर्शित किया है वही क्षेत्र है। इसी में मैं आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कहां पर ये जो जनजाति है निवास करती है। ठीक है, तीसरा मैकाल पहाड़ी के बाद में ऐसे ही आ गया सोन देवगढ़ उच्च भूमि। ठीक है, चौथा है बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। देखिए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। सोन देवगढ़, देखो हाँ कहाँ गए, या सोन देवगढ़ उच्च भूमि, सोन देवगढ़ उच्च भूमि ये कहाँ है, सोन देवगढ़ उच्च भूमि ये भी छत्तीसगढ़ में है। बस्तर का पठार ये भी कहाँ है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यह लिख लेना आगे, पता नहीं आपको यह दिखेगा नहीं दिखेगा। सोन देवगढ़ की उच्च भूमि छत्तीसगढ़, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़, यही है। ये उच्च क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है। सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर का पठार, पठार आप जानते ही हैं। ठीक है, दोनों तरफ से तीव्र ढाल वाला, ऊपर से तरह मेज की तरह समतल जो क्षेत्र होता है, भूभाग होता है, वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर सोन देवगढ़ उच्च भूमि और बस्तर का पठार ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आगे अगर आप बात करें कौन सा, पांचवा है गढ़जत की पहाड़ियां, गढ़जत की पहाड़ियां। अब गढ़जत की पहाड़ियां कहाँ है, गढ़जत की पहाड़ियां 3 राज्यों में है भाई। गढ़जत की पहाड़ियां कहाँ है, 3 राज्यों में है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो अभी ये जो क्षेत्र मैंने बताया आपको, ये वाला, ये लो, ये जो क्षेत्र है ये पूरा, अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाए मानचित्र में कि गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र को मानचित्र में की सहायता से प्रदर्शित कीजिए, मानचित्र के अंदर भरिए, फिल कीजिए, तो बेटा ये वाला क्षेत्र है, आपको क्या करना है, इस प्रकार से भरना है। आपको 6 से 5 जो राज्य मैंने बताए उनका सम्मिलित करना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना को सम्मिलित करके इस प्रकार से बनाना है। और नीचे यहां पर क्या करेंगे, इधर संकेत दे देंगे आप, जो भी संकेत, जैसे मैंने आपको ये इस प्रकार से फिल किया है तो आप भी इसी प्रकार से संकेत देंगे और क्या लिखेंगे, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति निवास क्षेत्र, गोंड जनजाति निवास क्षेत्र, इस प्रकार से आप इसको फिल कर देंगे और आपके किसी प्रकार से कोई भी नंबर नहीं कटेंगे बेटा, पूरे पूरे प्राप्तांक आपको है जो मिलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। एक बार के लिए मैं आपको ये निवास क्षेत्र फिर से बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछा जाए और इस प्रकार से बताया जाए कि गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र को समझाइए, तो आप किस प्रकार से जवाब देंगे कि गोंड जनजाति, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, सबसे पहले तो हेडिंग लगाएंगे, फिर लिखेंगे गोंड जनजाति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना में निवास करती है, तेलंगाना राज्यों में निवास करती है। ठीक है, साथ ही है इन राज्यों के सतपुड़ा पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, बस्तर के पठार और गढ़जत पहाड़ियों के अंदर निवास करती है और भारत के प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, आंसर या शुरू में से कर सकते हैं कि जो गोंड जनजाति है वो भारत के प्रायद्वीपीय भाग में निवास करती है, जिसमें से राज्यों में कौन कौन से राज्य है, फिर राज्यों के नाम बता देना और उन पहाड़ियों, इन पहाड़ियों का नाम बता देना, इन पहाड़ियों के अंदर ये निवास करती है। ये हो गया भाई इनका क्या, निवास क्षेत्र। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, अब ये जिन प्रदेशों में रहते हैं उनकी कुछ 2-4, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन हम मुख्यतः जो आपके सिलेबस में 2-4 विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये यहाँ की विशेषता है भाई। ये पहली विशेषता, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता कि यहाँ क्या तापमान गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वर्षा की बात करें तो वर्षा 120 से 160 सेंटीमीटर के आसपास क्या हो जाती है, इनके वर्षा हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये यहाँ की क्या है, कुछ विशेषताएं जो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ।
क्या कि यहाँ की विशेषताएं किस क्षेत्र की, गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र की विशेषताएं बहुत बता रहा हूं मैं आपको कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर तापमान है जो ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा 120 से 160 सेंटीमीटर होती है। बताओ, अब यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार रही होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब उसको ज़रूर दूंगा। ठीक है भाई, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।